बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करेंगे जॉइंट हाइपरमोबिलिटी की मैनेजमेंट। लास्ट वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं जॉइंट हाइपरमोबिलिटी क्या होती है, डिफरेंट स्टेजेस थे, डिफरेंट कंडीशंस थी। तो मैनेजमेंट में आपके पास आते हैं 3 फेजेस: प्रोटेक्शन फेज, कंट्रोल्ड मोशन एंड रिटर्न टू फंक्शन फेज। प्रोटेक्शन फेज में यू हैव टू प्रोटेक्ट योर जॉइंट, लेकिन किस चीज़ से हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं? आपने वहाँ पर पेन नहीं होने देना, स्वेलिंग से प्रोटेक्शन देनी है, मसल गार्डिंग में ना चले जाएं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। उसके अलावा वहाँ पर पैसिव रेंज ऑफ मोशंस करवाओगे, उसको प्रोटेक्ट करोगे कि वो ज़्यादा हाइपर मोबिलिटी में ना चला जाए, ठीक है, या हाइपर मोबिलिटी में ना चला जाए। उसके लिए फिर क्या करवाओगे? पैसिव रेंज ऑफ मोशंस करवाओगे, पैसिव स्ट्रेचिंग्स करवा सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें आप प्रोटेक्शन फेज में करवाते हो। वन बाय वन वी विल स्टडी ईच एंड एवरीथिंग। ओके, लेट्स सपोज आपके पास एक पेशेंट आया ओपीडी में विद सम कंडीशन ऑफ हाइपरमोबिलिटी एट शोल्डर जॉइंट। वहाँ पर आप उसको क्या करोगे? आप पकड़ के उसको एक्सरसाइज करवाना शुरू कर देते हो? नो, दैट्स नॉट द वे। आप सबसे पहले उसकी हिस्ट्रीज वगैरह जब ले लेते हो, आपका डायग्नोसिस बन जाता है, आप उसको एजुकेट करते हो। अब पेशेंट को एजुकेट करने का क्या फ़ायदा है? एक तो वो थोड़ा उसे पता चलता है कि येस डॉक्टर इज़ कंसर्न्ड, ठीक है, वो मुझे अच्छे से डील कर रहा है, और उसके जो अपने भी डाउट्स होते हैं वो भी सारे दूर हो जाते हैं। आपने अपने ये बिहेवियरल साइंसेस में पढ़ा होगा, इसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन केयर, ठीक है। इसको ये एजुकेट द पेशेंट आ जाता है इन्फॉर्मेशन केयर में। आपने उससे बता दिया कि आपकी हीलिंग इस तरह से होगी, ये स्टेजेस होंगे, आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करनी, इससे आपकी एग्रीवेट हो सकती है पेन, और ये रिलीविंग फैक्टर है। तो वो सब चीज़ें आपने बता दी एजुकेट द पेशेंट में। सेकेंड स्टेप आ जाता है कंट्रोल पेन, एडिमा एंड मसल गार्डिंग। अब आप वहाँ पर पेन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो सकता है पेन इज़ ड्यू टू मूवमेंट, तो वहाँ पर आप कोई स्लिंग लगा देते हो जिसकी वजह से जॉइंट इमोबलाइजेशन में चले जाए, मूव ही नहीं करेगा, तो देयर विल बी नो पेन। उसके बाद आप उसको पैसे भी असिस्टेड मोशन करवाते हो जिसकी वजह से इफ़ देयर आर चांसेस ऑफ एडिमा डेवलपमेंट तो वो रिड्यूस हो जाए, या ऑलरेडी अगर एडिमा डेवलप हो चुका है तो वो ख़त्म हो जाए। देन यू विल गो टूवर्ड द मसल गार्डिंग। अब मसल गार्डिंग से क्या मतलब है कि वहाँ पर अगर आपका शोल्डर जॉइंट इन्वॉल्व है तो उसके आगे पीछे जितने भी मसल्स हैं आप उनकी जेंटल मोबिलाइजेशंस करवाते हो। लाइक आपकी सर्वाइकल मसल्स हैं, पेरिस्केपुलर मसल्स हैं, उनकी आप जेंटल मोबिलाइजेशंस करवाते हो। और अभी देखो ये प्रोटेक्शन फेज़ है, तो इसमें जितनी भी आपकी ये मोबिलाइजेशंस होती हैं, मूवमेंट होती है, वो विद इन द प्रोटेक्शन रेंज होती है। प्रोटेक्शन रेंज का क्या मतलब है? वो रेंज जिसमें पेशेंट को पेन नहीं आ रहा अभी, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू एंड जॉइंट इंटेग्रिटी। अब शोल्डर जॉइंट के पास बहुत से सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, लिगामेंट्स हैं, मसल्स, वी हैव टेंडन, वहाँ पर जॉइंट है, जॉइंट कैप्सूल है। तो आपने मेक श्योर करना है कि उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन रह रही हो। अब व्हाट डू यू मीन बाय इंटेग्रिटी? इंटेग्रिटी का मतलब है कि वहाँ पर मसल की एट्रोफी ना स्टार्ट हो जाए, जॉइंट कैप्सूल में एडिशंस ना मज़ीद बनना स्टार्ट हो जाए, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि इंटेग्रिटी मेंटेन हो रही है। अब उसके लिए आपका ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा? पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवाओगे, प्रोटेक्शन फेज़ है तो पेन फ्री मोशन होगा। फिर जैसे उसका पेन ख़त्म होता है पेशेंट का, तो आप उसकी रेंज को इंक्रीज़ करवाना स्टार्ट करते हो, एंड उस रेंज को इंक्रीज़ करने के लिए आप डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ को इनकॉर्पोरेट करवाते हो ट्रीटमेंट प्लान में, जैसे कि रोलिंग अ बॉल, स्लाइडिंग रैग, और स्पेसिफिकली सर्कुलर मोशंस हम करवाते हैं शोल्डर जॉइंट के लिए, क्योंकि जब आप सर्कुलर मोशन करते हो तो शोल्डर जॉइंट अपनी एंड रेंजेस तक जाता है। पैसिव डिस्ट्रैक्शंस करवा सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंडुलम एक्सरसाइजेज होती हैं शोल्डर जॉइंट के लिए, कॉडमैन जिसको हम कहते हैं। और अगेन ये अभी चल रहा है प्रोटेक्शन फेज़, तो प्रोटेक्शन फेज़ में आप विदाउट वेट उसको पेंडुलम एक्सरसाइज करवाते हो, और बाद में जैसे जैसे उसकी कंडीशन बेहतर होती है और हम ट्रीटमेंट प्लान को प्रोग्रेस करवाते हैं तो विद वेट हम कॉडमैन करवाएंगे। बट प्रोटेक्शन फेज़ में वी विल डू विद नो वेट बेयरिंग, और सारी एक्सरसाइजेस कैसे हो रही हैं? पेन फ्री लिमिट में हो रही हैं। प्रोटेक्शन फेज़ में लास्ट चीज़ आ जाती है एसोसिएटेड रीजन्स की इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना। उससे पहले हमने पढ़ा था कि जो स्पेसिफिक हमारा जॉइंट था उसकी इंटेग्रिटी को हम मेंटेन कर रहे थे थ्रू डिफरेंट एक्सरसाइजेज, बट यहाँ पर हम उसकी एसोसिएटेड रीजन्स को देखेंगे। अब ज़रा सोचो कि एसोसिएटेड रीजन्स क्या होंगे विद रिस्पेक्ट टू शोल्डर जॉइंट। अगर आपका शोल्डर जॉइंट है तो उसके आगे पीछे हमारे पास आ जाती है सर्वाइकल वर्टिब्रास आ जाती हैं। अगर आप डिस्टली चलो तो आपकी एल्बो आ जाती है, आपकी रिस्ट आ जाती हैं, आपकी फिंगर्स आ जाती हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर कौन सी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं, हम उनको प्रिवेंट करेंगे और इसकी रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन रखेंगे। सबसे पहले वो कहते हैं कि CRPS टाइप 1 जो कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम टाइप 1 होता है, वो एक पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन है जो शोल्डर हाइपोमोबिलिटी के साथ डेवलप हो सकती है। तो उसके लिए आप एक्सरसाइज देते हो
स्क्वीजिंग अ बॉल या कोई भी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और पेशेंट से कहते हो आप इसको स्क्वीज़ करें, उसकी रेपिटेशंस आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू पेशेंट। सेकेंडली आप डिजिटल जॉइंट्स को एक्टिव रखने का कहते हो कि आप उसकी रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव रखें। और क्या हो कि अगर किसी पेशेंट का शोल्डर जॉइंट हाइपोमोबिलिटी में जा रहा है तो वो अपना पूरा हाथ ही इस्तेमाल करना छोड़ दे। इससे क्या होगा कि कॉम्प्लिकेशन फर्दर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। पहले तो सिर्फ शोल्डर जॉइंट का मसला था, अब उसकी एल्बो पे भी मसला आ जाएगा, उसकी फिंगर्स पे भी मसला आ जाएगा, रिस्ट पे भी मसला आ जाएगा, तो उसका पूरा बाजू बेकार चला जाएगा। तो ये आपने उसे बताना होता है कि अपने डिजिटल जॉइंट्स को रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन रखा करें। देन जब इस तरह की कंडीशन होती है तो वहाँ पर एडिमा भी डेवलप हो सकता है ड्यू टू डिसयूज़। तो आप उसको कहते हो कि अपने हाथ को एलिवेट करो अबव द लेवल ऑफ हार्ट। अगर प्रॉक्सिमली देखेंगे तो तीनों चीज़ें हमने डिस्टली बता दी कि एल्बो या रिस्ट पे हो रहा था। प्रॉक्सिमली देखो तो वहाँ पर आपकी सर्वाइकल रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन रखने का कहा जाता है। तो बस यही चीज़ें थी जो कि हमारे प्रोटेक्शन फेज़ में आती हैं। तो इस तरह से ये हमारी एक समरी प्रिपेयर होगी है प्रोटेक्शन फेज़ की। आई होप दिस विल बी यूज़फुल। कंट्रोल मोशन फेज़ में वी हैव फर्स्ट स्टेप कंट्रोल पेन, एडिमा एंड इफ्यूजन। इसमें हम फंक्शनल एक्टिविटीज़ को प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ करवाते हैं। रेंज ऑफ मोशन को हम सेल्फ असिस्टेड एक्सरसाइजेज के थ्रू इंक्रीज़ कराएंगे। अब अगर आपको याद हो प्रोटेक्शन फेज़ में हमने क्या किया था कि हमने पैसिव या असिस्टेड मोशन करवाया था, बट अब हमारे पास एक प्रोग्रेसिवली हम उसको इंक्रीज़ करवा रहे हैं। हम नेक्स्ट स्टेज पे चले गए और नेक्स्ट स्टेज में हम उसको सेल्फ असिस्टेड एक्सरसाइजेस करवाएंगे थ्रू वॉन्ड एक्सरसाइजेस, हैंड स्लाइड ऑन टेबल्स के थ्रू। यहाँ पर इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी राइट नाउ कि मैं ये एक्सरसाइज परफॉर्म करवा के दिखाऊँ इस वीडियो में, बट इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं सब एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाऊँगी। सेकेंड स्टेप आ जाता है प्रोग्रेसिवली इंक्रीज जॉइंट एंड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलिटी। प्रोटेक्शन फेज में हमने सॉफ्ट टिश्यू एंड जॉइंट मोबिलिटी या इंटेग्रिटी को सिर्फ मेंटेन किया था विद इन द पेन फ्री मोशन में, ठीक है, पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन में। अब हम वन स्टेप फर्दर चलेंगे और उसको हम इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे रेंज ऑफ मोशन को। सबसे पहले उसके लिए आप जॉइंट मोबिलाइजेशन दे सकते हो पैसिवली, यानी कि थ्रू थेरापिस्ट। आप पेशेंट को सिखा सकते हो सेल्फ मोबिलाइजेशन, जो कि वो आराम से घर में भी अपने ये कर सकेगा। उसके बाद आप मैनुअल स्ट्रेचिंग दे सकते हो, अगेन थेरापिस्ट उसको स्ट्रेचिंग्स करवा देगा। या आप पेशेंट को सिखा दो कि सेल्फ स्ट्रेचिंग करना, जो कि वो होम एक्सरसाइज प्रोग्राम में भी कर सकेगा। सेल्फ मोबिलाइजेशन में हमारे पास 3 ग्लाइड्स आती हैं, क्वाड्रल ग्लाइड, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्लाइड। बुक में पूरी उसकी पिक्चर्स बनी हुई हैं, आप उसकी पेशेंट पोजीशन देख लेना, वरना वो प्रॉफ में रिटन में नहीं आती, ठीक है। प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उससे हम बाद में देखेंगे। इनहिबिट मसल स्पैज़्म, और इसमें हमारे पास आ जाता है फॉल्टी मैकेनिक्स को करेक्ट करना। अब अगर शोल्डर जॉइंट पे आपके पास मसल स्पैज़्म में चले जाते हैं तो डेल्टॉइड रोटेटर मैकेनिज़्म पूरा अल्टर हो जाता है, जिसकी वजह से स्कैपुलो-ह्यूमरल रिदम अल्टर हो जाएगा। अब मैंने जो प्रीवियस इंट्रोडक्शन की वीडियोस बनाई थी ना, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया था कि कैसे डेल्टॉइड मसल, रोटेटर मसल्स आपस में लिंक्ड है, स्कैपुलो-ह्यूमरल रिदम क्या होता है। अगर किसी को ये सब चीज़ें पता हैं तो इट इज़ गुड, उसको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी क्या लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ गो एंड वॉच कि ये सब चीज़ें होती क्या है। इस तरह से उसका पूरा रिदम अल्टर हुआ होता है। तो वेन एवर द पेशेंट विल अटेम्प्ट टू एलिवेट द आर्म ना, तो वहाँ पर ग्रेटर ट्यूबरोसिटी उसकी जो होती है, यहाँ पर कोराकोइड प्रोसेस पड़ा हुआ होता है, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी आती है। तो अब अगर पेशेंट ने आर्म ऊपर करना है तो यहाँ से ये ट्यूबरोसिटी ऊपर चली जाएगी, ट्रांसलेट होती है, और यहाँ पर जितने भी मसल्स होते हैं ना, वो टेंडन्स पड़े हुए होते हैं, वो इम्पेंज हो जाते हैं, और उस इम्पेंजमेंट की वजह से फिर वहाँ पर पेन आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आपने उसकी आर्म एलिवेशन करवा के देखनी है कि उसकी शोल्डर हाइकिंग तो नहीं हो रही। शोल्डर हाइकिंग का क्या मतलब है कि उसकी जो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी होगी वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी, ठीक है। आई होप इट मेक्स सेंस। तो उसके लिए फिर आप क्या ट्रीटमेंट प्लान करवाओगे, उसके लिए आप उसको क्वाड्रल ग्लाइड दे दोगे, स्ट्रेंथनिंग करवा दोगे मसल रोटेटर्स की, और मूवमेंट रीट्रेनिंग करवा दोगे। इस टॉपिक में बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने उसकी हाइकिंग ऑफ शोल्डर को देखना होता है और क्वाड्रल ग्लाइड करवानी होती है। और ये जो सब पूरा मैकेनिज्म चल रहा है, इसकी वजह से हुआ क्या है, इम्पिंजमेंट हुई है, और इम्पिंजमेंट की वजह से पेन आया है। इम्प्रूव जॉइंट ट्रैकिंग, ये आपका सारा प्रैक्टिकल पार्ट है और ये हम प्रैक्टिकल पार्ट में ही कवर करेंगे। फॉर नाउ आपको इसमें पेशेंट पोजीशन पता होनी चाहिए, थेरेपिस्ट पोजीशन पता होनी चाहिए, दैट्स ऑल। और कितनी तरह की आप मोबिलाइजेशंस दे रहे हो।
देन वी हैव इम्प्रूव मसल परफॉर्मेंस। सबसे पहले आपने देखना है पेशेंट के पास कोई फॉल्टी पोस्चर के साथ तो नहीं आ रहा पेशेंट। अगर फॉल्टी पोस्चर है तो आप उसको उसकी करेक्शन करवाते हो, स्ट्रेंथनिंग करवाते हो, स्ट्रेचेस करवाते हो, ट्रंक स्टेबिलिटी को देखते हो। अगर कोई इंस्टेबिलिटी है ट्रंक में तो आप उसके लिए एक्सरसाइजेस करवाओगे। फिर आप उसका स्पाइनल पोस्चर देखोगे, स्पाइनल कर्वेचर्स के लिए एक्सरसाइजेस करवाओगे। और वंस अगर उसका सारा पोस्चर रिस्टोर हो जाता है तो उसके बाद आप उसको एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एट शोल्डर जॉइंट्स करवाओगे और फंक्शनल एक्टिविटीज़ करवाते हो। तो जो हमारा कंट्रोल मोशन फेज था उसमें सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट वी विल गो टू रिटर्न टू फंक्शन फेज। मैनेजमेंट का लास्ट फेज है रिटर्न टू फंक्शन, जिसमें हम प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करवाते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ को। और इसमें हम क्या एक्सरसाइजेस करवाएंगे, स्ट्रेचिंग्स करवाएंगे, स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे। इसके साथ साथ इनकी सेफ प्रोग्रेशंस करवानी होती हैं। और प्रोग्रेस हम किस तरह से करवाते हैं, उसकी रेजिस्टेंस को अल्टर करके, रिपीटिशंस को इंक्रीज़ करवा के और डायनेमिक एक्सरसाइज करवा के, जिसमें आपकी बॉडी की डिफरेंट मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व हों। उसके बाद हमने पेशेंट को प्रिपेयर करना होता है फॉर फंक्शनल डिमांड। लाइक अगर आपका पेशेंट पहले से करता था हैवी लिफ्टिंग, पुशिंग, पुलिंग, कैरिंग, इस तरह की यानी कि हाई डिमांड एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व था, तो आप अब अपना जो एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाओगे उसमें भी आप इन्हीं एक्सरसाइजेस को या इन्हीं फंक्शनल एक्टिविटीज़ को रेप्लिकेट करोगे कि आफ्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम वो इस काबिल हो कि दोबारा से अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके, या जितने भी उसकी हॉबीज़ थी उसमें वो दोबारा से इन्वॉल्व हो सके। तो ये होता है हमारे पास पूरा मैनेजमेंट प्लान फॉर शोल्डर हाइपोमोबिलिटी या ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट हाइपोमोबिलिटी। अगर आपको इसमें से सही नज़र आ रहा है, आई होप सो कि इसको मैं ज़ूम आउट करूँ तो यस, इस तरह से आई होप कि आपको ये पूरा नज़र आ रहा हो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज़ मैं कम्युनिटी टैब में या आई एम थिंकिंग कि कोई इंस्टा या फेसबुक पेज हो जहाँ पे मैं इस तरह के नोट्स पोस्ट कर दिया करूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताएं कि आपके लिए ज़्यादा फ़ीज़िबल क्या चीज़ है, कम्युनिटी टैब में पोस्ट करना, अदरवाइज़ इंस्टा या इंस्टाग्राम कहाँ पे आप लोग अवेलेबल होते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर।